हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होता है, जिसको फ्री फॉल के नाम से भी जानते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री फॉल। जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्री छोड़ देते हो, ड्रॉप कर दिया, क्या कर दिया? एग्जाम्पल, ड्रॉप कर दिया। क्या ड्रॉप कर देंगे तो वहीं पे हवा में रुका रह जाएगा कि ऊपर जाएगा? ना तो ऊपर जाएगा ना वहां रहेगा, वो नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg। आप जानते हैं फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स बराबर मास m इंटू एक्सेलरेशन a। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आएगा? g। आप यहां पे कह सकते हैं कि सर अगर मैं ड्रॉप करता हूं तो फ्री फॉल हुआ, अगर मैं इसको प्रोजेक्ट कर दूं तो, अगर मान लो मैंने इसको u वेलोसिटी से नीचे थ्रो कर दिया, उस इंस्टेंट पे भी तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg लग रहा होगा, और mg बराबर a में m से m कैंसिल होगा, a बराबर g। यस, तो फ्री फॉल का मतलब ये नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट को अपन ड्रॉप करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट को फ्री छोड़ दो। अब फ्री कैसे छोड़ सकते हो? तो फ्री छोड़ने का तरीका है या तो उसको ड्रॉप कर दो, रिलीज कर दो, या आप उसे u वेलोसिटी से ऊपर थ्रो कर दो। ऊपर भी थ्रो कर दोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर थ्रो करोगे, नीचे तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा, mg बराबर m में m से m कैंसिल होगा, a बराबर g। तो जहां भी बॉडी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू g which was supplied by the gravitational force, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉडी में आया है, उसके अंडर ऑब्जेक्ट उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन g से चल रहा होगा, उस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। क्या ग्रेविटी में जितने भी मोशन होते सारे फ्री फॉल होते हैं? नहीं। ग्रेविटी का मतलब तो यह भी है कि सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के लॉन्ग अर्थ घूम रहा होता है, क्या फ्री फॉल है? ना, दिस इज नॉट फ्री फॉल। क्यों भाई? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, सर्कुलर पाथ में चल रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली चेंजिंग होगा, सेंटर की तरफ होगा। ये फ्री फॉल नहीं है। हाँ, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो जो भी मोशन ग्रेविटी की वजह से हो, फ्री फॉल हो, ये जरूरी नहीं है। फ्री फॉल के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आया है, लेकिन वो एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी का कोई कंडीशन नहीं है, आप उसको ऊपर भी थ्रो करेंगे तो आपने अपने तरफ से रिलीज कर दिया, u वेलोसिटी देकर रिलीज कर दिया, आप हट गए। u वेलोसिटी से थ्रो करना ऊपर, u वेलोसिटी से नीचे थ्रो करना भी फ्री फॉल का एग्जांपल है। बच्चा मिसकंसेप्शन पाल लेता है कि फ्री फॉल मतलब ड्रॉप करना, छोड़ना ना, फेंकना भी फ्री फॉल ही हुआ। क्लियर है ये बात? जो मोशन ग्रेविटी की वजह से g कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। ठीक है ना? तो फ्री फॉल किसके बोलेंगे? मोशन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन विथ कांस्टेंट acceleration, and that acceleration is equal to g। value of g is, g की वैल्यू क्या होती है? g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डिटेल डिस्कशन पढ़ेंगे आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। ये SI यूनिट में, सीजीएस यूनिट में क्या होगा? 980 मीटर को सेंटीमीटर में तो चेंज करना है, सब सिर्फ सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फुट पाउंड सेकेंड में इसका वैल्यू होता है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ अच्छे किताब में g का वैल्यू आपको फुट पाउंड सेकेंड में यूज करना होता है, तो ये वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है। क्या ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? मोशन अंडर ग्रेविटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मींस मोशन इज यूनिफॉर्म? नो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वेरिएबल होगा, और वेलोसिटी अगर वेरी कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन की यूनिफॉर्मिटी कौन बताता है? वेलोसिटी का यूनिफॉर्म होना, एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म होना नहीं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, आप इसको मिटा दीजिए, यहां पे लिखिएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत बढ़िया से लिख रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, g की वैल्यू जो आपने 9.8 लिया है, ये तो होती है इतनी वैल्यू, बट आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि 9.8 को अप्रोक्सीमेटली 10 ले लो, कैलकुलेशन में एग्जैक्टली 9.8 लेके करोगे तो डेसिमल प्लेस में कैलकुलेशन में दिक्कत आएगा। ठीक है ना? चलो अब एक बात समझो, अगर ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका तो किसी भी वेलोसिटी से थ्रो कर देंगे तो क्या वो फ्री फॉल होगा? नहीं। अगर आपने u वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंका है, एंड दैट मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन एस्केप वेलोसिटी,
एस्केप वेलोसिटी एक टर्म पढ़ते हैं हम लोग बेटा। एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है उस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंक दिया जिसकी वजह से वो अर्थ के बाहर भाग जाएगा। तो फ्री फॉल कहां हुआ, है ना, वो बाहर निकल जाएगा, वो फ्री फॉल की कैटेगरी में नहीं आएगा। मतलब फ्री फॉल होने के लिए जो वेलोसिटी आप दे रहे हो वो इतनी होनी चाहिए कि v से बहुत कम होनी चाहिए, मतलब वो ऊपर जाके नीचे आना चाहिए, या मैक्सिमम हाइट जो अटेन करेगा वो वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ होना चाहिए। r इज रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है ना। और जनरली हम लोग एयर फ्रिक्शन की वैल्यू को क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। एयर फ्रिक्शन हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है ना। एयर फ्रिक्शन अगर क्वेश्चन में इंक्लूडेड है तो एयर फ्रिक्शन लोगे। ऐसा क्यों करते हैं? अगर एयर फ्रिक्शन आप कंसीडर कर रहे हो तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ, क्योंकि एयर फ्रिक्शन तो स्पीड पे डिपेंड करता है, और एक्सीलरेशन जी नीचे भी नहीं होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी नहीं होगा। जी का जो वैल्यू है वो होता है 9.8 एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। किधर होगा बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है ये बात। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी की वैल्यू है, सबसे इंपॉर्टेंट बात उसका मैग्नीट्यूड होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, इनवर्ड डायरेक्शन में होता है ना, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। एंड दूसरी बात ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है। फोर्स मास पे डिपेंड कर गया और फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास से मास हमेशा कट जाएगा। मान लो तुम ये ऑब्जेक्ट m1 मास का लेते हो तो m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, m2 मास का लेते हो तो m2 से m2 कैंसिल होगा, m3 मास का लेते हो तो m3 से m3 कैंसिल होगा। और फ्री फॉल का मतलब सिर्फ ड्रॉप करना नहीं होता है, किसी वेलोसिटी से फेंकना भी फ्री फॉल है, ठीक है ना। अच्छा, फ्री फॉल का असल मतलब ये है ना कि जैसे मान लो देखो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रख दिया, अब मैं इस हाथ को धीरे धीरे नीचे ले जा रहा हूं, क्या ये फ्री फॉल है ना? ये जो मेरा हाथ है इसको जी एक्सीलरेशन से जाने नहीं दे रहा है, ये बाउंड कर दिया इसको नीचे जाने से, फ्री फॉल नहीं हुआ, ठीक है ना। जैसे मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं तो मेरे हाथ जितनी ज्यादा एक्सीलरेशन जाएगा, जरूरी नहीं जी से जाए, मेरा हाथ ऊपर से 2g से एक्सीलरेट करा सकता है इसको। समझ में आया कि नहीं है? तो ये फ्री फॉल नहीं हुआ। मतलब किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का उस बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उस बॉडी पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसको एक्सेलरेट कर रहा होगा। वेलोसिटी से कोई फ्री फॉल डिसाइड नहीं होता। अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसको एक्सेलरेट कर रहा होगा जी एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको अपन क्या कहेंगे, फ्री फॉल मोशन कहेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी कहेंगे। अब मोशन अंडर ग्रेविटी के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करना। ड्रॉप करना, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो सीधा नीचे आके जमीन पे गिरेगा। अरे किसी एच हाइट से ड्रॉप करेगा ना, कि जमीन पे रख के ड्रॉप कर दिया तो वही रह जाएगा। किसी एच हाइट से उसको ड्रॉप करना। दूसरा एग्जांपल है ग्राउंड से उसको यू वेलोसिटी से ऊपर फेंकना। तो यू वेलोसिटी से ऊपर फेंकेंगे तो कहीं जाके ये रुकेगा। क्यों? क्योंकि फेंका ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो साहब नीचे है। फिर जब ये नीचे आएगा, नीचे आ रहा होगा, नीचे की डायरेक्शन जा रहा होगा, तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे। अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव मानते हो तो जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड जर्नी में था तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव है, और जब डाउनवर्ड जर्नी में है तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव है, क्योंकि नीचे वाले एक्सेलरेशन को तुमने माइनस बोला है। तो अपवर्ड मोशन में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव और डाउनवर्ड मोशन में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव। ये लिख लीजिए, क्योंकि बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं। अपवर्ड मोशन में जी माइनस है और डाउनवर्ड मोशन में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव है। कई बार बच्चा कहता है सर अपवर्ड मोशन में तो निगेटिव होगा, सर डाउन में पॉजिटिव। कैसे भाई? डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव माना है अगर मैंने, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, और जब नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट तो भी तो फोर्स नीचे लग रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है सर। थर्ड इसका टाइप है किसी एच हाइट से ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, या किसी उसी हाइट से ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ थ्रो कर दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले मोशन अंडर ग्रेविटी का केस नंबर 1 अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे। ऐसा क्यों सर? किताबों में तो पहले ये गिवन होता है ना, ये गलत अप्रोच है, गलत सीक्वेंस है। देखो अब मैं यहां से ड्रॉप करता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मैं यहां से यहां तक की सारी चीजें तुम्हें अगर मान लो समझा दिया। अब मैं किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से थ्रो कर रहा हूं तो ऑब्जेक्ट जाएगा जाएगा जाएगा, कहीं मैक्सिमम हाइट पे रुकेगा, और जब वहां पे रुकेगा उस इंस्टेंट पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगी रहा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होगा। अब मेरी बात सुनना, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो यहां पे भी तो जैसे ड्रॉप करूंगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी 0 है। हाँ सर, तो ये वाला जो मोशन आपने को मैं समझाऊंगा ना, एग्जैक्टली रुकने के बाद यही वाला मोशन करेगा।
मैं क्या बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करूंगा तो मैक्सिमम हाइट पे जाकर रुकेगा और फिर से यही मोशन रिपीट करेगा, और ये मोशन मैं पहले ही आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो यहां पे पढ़ाऊंगा तो ये पढ़ाना पड़ेगा, फिर ये समझाना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट तुम्हें पहले एकदम बेसिक से समझाऊंगा कि ड्रॉप किया तो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, अब फेंका तो यहां पे रुक के धीरे धीरे ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा। यहां पे गिरने का पैटर्न और यहां पे गिरने का पैटर्न सेम होगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो जी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, वेलोसिटी जीरो जी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, ठीक है। और इस मोशन का उल्टा होता है, इन्वर्स होता है ये मोशन, मतलब मैंने ये पढ़ा दिया तो ये से पढ़ा दिया। क्लियर है ये बात, समझ आए मैं क्या कह रहा हूं। तो सबसे पहले केस नंबर 1 डिस्कस करेंगे, फिर केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे, फिर केस नंबर 3 डिस्कस करेंगे, फिर अपन जाएंगे केस नंबर 4 पे। ये 3rd नंबर केस है, 2nd नंबर केस है, केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 पे किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे या ड्रॉप करेंगे। मान लो जैसे ये बैलून है, बैलून है, यहां से एक ऑब्जेक्ट को अपन क्या कर देंगे, ड्रॉप करेंगे जो खुद यू वेलोसिटी से जा रहा हो। मतलब पहले तो ग्राउंड से एच हाइट पे जाकर ड्रॉप किया, ग्राउंड से थ्रो किया, यहाँ पे एच हाइट पे बैठ के मैंने थ्रो किया। अब किसी मूविंग फ्रेम से ऑब्जेक्ट को जब थ्रो करते हैं, लिफ्ट में बैठ के ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, ये हो गया केस नंबर 4। तो बेसिक इंफॉर्मेशन पहले स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, बेसिक इंफॉर्मेशन स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। अब अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहला केस, केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h। ऑब्जेक्ट को कहां से ड्रॉप किया है, h हाइट से। मान लो कि h हाइट ऊंचे पहाड़ से, पहाड़ ही मान लो, बहुत ज़्यादा ऊपर, रेडियस ऑफ अर्थ तो 6400 किलोमीटर है ना। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप 20 किलोमीटर से ड्रॉप करोगे तो क्या वो मोशन अंडर ग्रेविटी होगा? हाँ बिल्कुल, वो मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। अच्छा दूसरी बात, जब मैंने फेंका था ऑब्जेक्ट को हाई वेलोसिटी से फेंक दोगे तो अर्थ सरफेस के बहुत दूर चला जाएगा, और बहुत दूर जाने के बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है। और यहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मोशन है, और अर्थ सरफेस से ज्यादा बाहर ऑब्जेक्ट अगर चला गया तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो फ्री फॉल नहीं होगा। इसीलिए यहां पे कहा गया है कि वेलोसिटी जिससे आप थ्रो कर रहे हैं दैट मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन एस्केप वेलोसिटी, दैट मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन एस्केप वेलोसिटी, ठीक है ना। तो 20-30 किलोमीटर तक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई खास चेंज नहीं आता, 32 किलोमीटर जाने के बाद 1% का चेंज आता है। तो 15-20 किलोमीटर ऊपर जा सकते हो। मान लो 10 किलोमीटर लंबे पहाड़ पे चला गया मैं, वहां से तुमको धक्का दे दिया और तुम्हारे साथ में एक चौक को भी छोड़ दिया जा, तो जमीन पे नीचे कौन पहुंचेगा? एक साथ पहुंचोगे। नीचे गिरते समय तुम्हारा एक्सेलरेशन और चौक का एक्सेलरेशन सेम होगा, और सेम हाइट से ड्रॉप किया तो टाइम तो सेम लगेगा यार। तो टाइम ऑफ फॉल होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो हम डिफाइन करते हैं वो मास पे डिपेंड नहीं करता। मान लो एक 5 कुंटल का ऑब्जेक्ट ले लिया और 1 ग्राम का चौक ले लिया, दोनों को ड्रॉप कर दिया, दोनों जमीन पे एक ही टाइम पे पहुंचेंगे। ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। पहला केस देखते हैं, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड और रिलीज, मतलब u0 फ्रॉम हाइट h, फ्रॉम हाइट h हाइट से। कहां से? h हाइट से, ग्राउंड से। ये रहा ऑब्जेक्ट, इसको अपन ने ड्रॉप किया तो u वेलोसिटी क्या होगा? 0, और ये h हाइट है, मतलब इस जमीन पे आके टकरा जाएगा h डिस्टेंस चलने के बाद। अब इस मोशन को आप देखेंगे कहां पे, रेफरेंस पॉइंट कहां लेंगे, ग्राउंड पे या ऊपर? तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे टेक्स्ट बुक में मिसिंग होता है, यहां पे रेफरेंस ले लेते हैं, फिर बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। मैं क्या कह रहा हूं सुनिए, आप रेफरेंस यहां लीजिए, जहां से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया ना वहीं पे ओरिजिन मान लो, वहीं पे 0,0 मान लो, और नीचे की तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव मानो और ऊपर की तरफ डायरेक्शन को निगेटिव मानो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ऊपर निगेटिव मान लिया आपने तो क्या दिक्कत है, नीचे सारा चीज है। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा नीचे है, तो जो वो पॉजिटिव हो गया। ऑब्जेक्ट यहां से चला 0,0 से नीचे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव हो गया। किसी टी टाइम पे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ भाग रहा होगा तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो गया। नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को छोड़ा, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। तो सब कुछ नीचे था तो नीचे पॉजिटिव मानो, ऊपर क्यों पॉजिटिव मानोगे भाई? तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? अगर तुम ऊपर पॉजिटिव मान लेते और नीचे निगेटिव मान लेते ना तो सब कुछ निगेटिव हो जाता। अच्छा यहां पे रेफरेंस मानोगे तो फालतू में कंफ्यूजन होगा, यहां पे ओरिजिन मान लो। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया। अब सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो, सिंपल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? वेलोसिटी एट एनी टाइम t इज इक्वल टू u, बोलो 0। यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगा, क्यों? क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन इज वैलिड फॉर द कांस्टेंट एक्सीलरेशन।
एंड मोशन अंडर ग्रेविटी इज ऑल्सो कांस्टेंट मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो बताओ v इज इक्वल टू u0 एक्सीलरेशन g इंटू टी। ये है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t। अगर एग्जैक्टली 1 सेकेंड के बाद मैं देखता हूं तो g की वैल्यू रखूंगा मैं 10, न्यूमेरिकली 9.8 रखूं लेकिन अप्रॉक्सीमेटली वो 10 है। तो 10 इंटू 1 बताओ क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड बाद तो बड़ा सिंपल है, ये 10 और मल्टीप्लाई टू 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 8 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, बताओ 8 सेकंड के बाद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद 20, 3 सेकंड के बाद 30, 4 सेकंड के बाद 40, 5 सेकंड के बाद 50, 6 सेकंड के बाद 60। ये तो बड़ा आसान है, मतलब वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है बेटा, लीनियरली बढ़ रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बताओ, तो जब आपने यहां से ड्रॉप किया था तो वेलोसिटी 0 था और धीरे धीरे वेलोसिटी लीनियरली बढ़ता जाएगा। और वैसे भी v वर्सेस t का ग्राफ बनाओगे तो ये g तो कांस्टेंट ही है, v का पावर 1 t का पावर 1, देखो x एक्सिस पे t रखा है, ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। 1 सेकेंड के बाद 10, 2 सेकेंड के बाद 20, 3 सेकेंड के बाद 30। अच्छा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अगर पूछे, a का ग्राफ पूछे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो कैसा होगा, तो एक्सीलरेशन आपने नीचे रेफरेंस लिया तो पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा, मतलब g एंड विद अ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, ये होगा। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ में कोई खास बात है ही नहीं। अब अपन लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सिंपल, किसी भी t टाइम के बाद जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा वो होगा st इज इक्वल टू u0, क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली ड्रॉप किया है, हाफ g इंटू टी स्क्वायर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करूं तो यहां पे ओरिजिन लेते तो ऑब्जेक्ट यहां पे था तो फिर देखना मुश्किल होता है, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे हमने ओरिजिन ले लिया है। तो t इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट वैसे भी यहीं पे ऑब्जेक्ट तो 0 हो गया। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो बताओ, तुमने पढ़ा है ना y बराबर x, तो स्ट्रेट लाइन, एंड यहाँ पे देखो y एक्सिस पे मैंने s को रखा है तो ये y हो गया, और x एक्सिस में मैंने टाइम रखा है, मतलब टाइम को मैंने x एक्सिस पे रखा तो t को x बोल सकता हूँ, तो इसको x लिखूंगा, तो स्क्वायर है तो t x स्क्वायर हो गया, मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है। इन शॉर्ट समझो कि डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। तो ध्यान से देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक्सीलरेशन तो देख कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम, मतलब तीनों का हमने एनालिसिस कर लिया। अच्छा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लगाऊं तो v स्क्वायर, u तो 0 है, इज इक्वल टू 2g इंटू एस, यहीं से डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो v इज इक्वल टू 2g इंटू एस का रूट। क्लियर है बेटा, क्या लगा दिया हमने, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां से अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो, किसका ग्राफ प्लॉट करते हो, वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट का, तो देखो जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तो वेलोसिटी 0 है, और देखो s x एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी रखा है उसका पावर कम है, तो ग्राफ इसकी तरफ झुका हुआ बनेगा, ये बनेगा। ये वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ नॉन लीनियर है बेटा। देखो ना, वेलोसिटी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये डिस्प्लेसमेंट आया है, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के साथ तो लीनियरली बढ़ेगा बट डिस्प्लेसमेंट के साथ लीनियरली नहीं बढ़ रहा। अच्छा देखो अच्छे समझो, अगर मान लो यहां से यहां तक जर्नी हो रहा है ना, यहां से यहां तक जर्नी हो रहा है, यहां पे वेलोसिटी 0 है, अगर ये जर्नी खत्म हो रहा है v वेलोसिटी से तो आधे डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी क्या होगा, v बाई रूट 2। कैसे, देखो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट s है, डिस्प्लेसमेंट आधा होने पे s बाई रूट 2 होगा ना बेटा, तो ये देखो 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मान लो कि जर्नी 8 सेकंड के लिए हो रहा है तो एक्जैक्टली 4 सेकंड में वेलोसिटी आधा होगा। वेलोसिटी टाइम के साथ लीनियरली बढ़ रहा है, और वैसे भी चलो छोड़ो ये सब हटाओ, वैसे भी आप जानते हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में वेलोसिटी के फंक्शन में टाइम का पावर 1 होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में टाइम का पावर 2 होना चाहिए, और वेलोसिटी के फंक्शन में पोजीशन का पावर रूट मतलब हाफ होना चाहिए, रूट एक्स होना चाहिए, रूट एस होना चाहिए। क्लियर है ये बात। तो ये बेसिक ग्राफिकल एनालिसिस और साथ साथ वेलोसिटी का रिलेशन टाइम के साथ, एक्सीलरेशन का रिलेशन टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट किसी टी टाइम पे किस तरीके से वैरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी किस तरीके से वैरी कर रहा है, एकदम बेसिक और फंडामेंटल बातें हैं, ये पता होनी चाहिए मुझे। और इसमें कोई खास नया बात नहीं है, मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, मोशन अंडर ग्रेविटी जस्ट अ एग्जांपल ऑफ मोशन which is starts from rest and constant acceleration। पिछले लास्ट 2 क्लास से मैं यही बातें करते आ रहा हूं, कई केस मैंने बताए हैं। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन
फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या इसका बहुत सारा केस एग्जांपल, इलस्ट्रेशन और रेशियोज मैंने आपको बताया है? सब कुछ वैलिड है, यहां पे एक एक करके बताऊंगा, सब कुछ वैलिड है एज इट इज, कुछ भी नया नहीं होगा। क्यों भाई? u0 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट, तो बात तो वही रहा ना। अब देखो, अब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? तो सर यहां से यहां तक आने में डिस्प्लेसमेंट h होगा। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे h रख दो बस। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन में मोशन लगाओ, क्योंकि तुम्हें एक्सेलरेशन पता है, ऑब्जेक्ट यहां तक कितने टाइम में पहुंचेगा वो निकालना है। तो क्या करेंगे आप? डिस्प्लेसमेंट को h रखेंगे, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा? तो 2h बाई जी का रूट, देखो रूट अंडर 2h बाई जी। तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा ऊंचाई से मैं ड्रॉप करूंगा, ऑब्जेक्ट को ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम उतना ज्यादा लगेगा। भाई तुम यहां से ड्रॉप करो, फर्स्ट फ्लोर से ड्रॉप करो तो कुछ टी टाइम लग रहा है, ऊपर से ज्यादा फ्लोर करोगे तो टी टाइम से ज्यादा ही लगेगा टाइम। ठीक है, यहां पे खास बात एक और है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, मान लो एच सेम है, सेम हाइट से मून पे और अर्थ पे दो ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप किया, तो किसमें टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा लगेगा? तो देखो, आप जानते हो कि मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है मून पे, वो अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 होता है। मतलब मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है, मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट पे कम लगता है, मतलब वो धीरे धीरे नीचे आएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। देखो ये कम, डिनोमिनेटर कम तो टाइम ज्यादा। तो क्या लिखेंगे? फॉर अ सेम हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन अर्थ इज लेस देन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन मून। मून पे समय ज्यादा लगेगा क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है। मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। क्या ये बात आपको समझ आया? कोई भी नया बात नहीं है, ये भी बहुत आसान है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात यहां पे और, टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास। अच्छा, शेप एंड साइज ऑल्सो। कई बार होता है कि शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं बेटा, शेप एंड साइज does not depends upon mass, shape and size of object। mass, shape and size of object, इन सब चीजों पे टाइम फ्लाइट डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर बात है? अच्छा भाई देखो बेटा, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ड्रॉप किया ग्राउंड पे आएगा तो किस वेलोसिटी से कोलाइड करेगा? वेलोसिटी ऑफ कोलिजन एट ग्राउंड क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ कोलिजन एट ग्राउंड। ठीक है बेटा, तो देखो वेलोसिटी एट ग्राउंड, मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी h डिस्प्लेसमेंट के बाद। कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद? h डिस्प्लेसमेंट के बाद। तो मैं लगाऊंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, लिखूंगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बताओ u स्क्वायर 0। और मुझे प्लस माइनस में यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नीचे ले लिया हूँ। ठीक है भाई, तो बताओ क्या होगा? v इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 2gh। ये है वेलोसिटी एट द ग्राउंड। ठीक है ना। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी? रूट अंडर 2gh होगी। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए, स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए, एक एक चीज आराम से लिखिए। ठीक है बेटा, चलो ये लिख लिया। अब अपन बात करते हैं जो मैं कह रहा था कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जर्नी को स्टार्ट करता है तो हमने कई सारे रेशियोज पढ़े थे, जैसे टाइम के रेशियो पढ़ा था, फॉर द इक्वल डिस्टेंस इंटरवल में टाइम का रेशियो क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ा था। तो उसको एक बार अपन फिर से यहाँ पे समझते हैं। ठीक है बेटा, क्या क्या समझेंगे? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, मान लो h हाइट है ग्राउंड से, यहां से ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप किया। ठीक है ना। तो h हाइट चलने में इसको टाइम t लगा, तो h/2 हाइट में मान लीजिए टाइम t1 लग रहा है और नेक्स्ट h/2 हाइट में टाइम t2 लग रहा है। तो t1 और t2 का रेशियो क्या होगा? देखो तुमसे सिर्फ इतना बोलेगा कि ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
और कोई कहानी नहीं बताएगा। लेकिन आपको पता है कि एक इंफॉर्मेशन कभी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको हर बार वो यूज़ करना है। वो है इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन g है, ये g एक्सेलरेशन से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन g। अच्छा सर, तब तो हमें याद है टाइम ऑफ टोटल जर्नी का टाइम अगर t है तो आधे जर्नी का टाइम होता है t/√2। याद करो। और अगले आधे का होगा t - t/√2। और फर्स्ट हाफ डिस्टेंस का टाइम और सेकेंड हाफ डिस्टेंस के टाइम का जो रेशियो होता है t1:t2 वो होता है 1:√2 - 1। फिर से मैं सारा चीज ड्राइव करूंगा एक बार, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा के लिए याद रहे। फॉर अ कंप्लीट जर्नी, मैं किसके लिए इक्वेशन लिखूंगा? फॉर कंप्लीट जर्नी, पूरे h हाइट के लिए मैं इक्वेशन लिखता हूं तो h = ½ g/t²। क्या मैंने सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है सर। अब फर्स्ट हाफ के लिए लिखता हूं, किसके लिए लिखता हूं? फर्स्ट हाफ के लिए लिखता हूं। तो फर्स्ट हाफ के लिए लिखूंगा h/2 = ½ g/t1²। सेकेंड हाफ के लिए मैं इक्वेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी अननोन आ जाएगा, तो इसको निकालने के लिए मैं लिखूंगा t = t - t1। क्लियर है ये बात? ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब मैं क्या करता हूँ कि हाफ को साइड में रखता हूँ और एग्जैक्टली h की वैल्यू ये वाली रख देता हूँ, ½ g/T² = ½ g/t1²। तो यहाँ से आप देखेंगे g/2 से g/2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से आप साफ साफ देख रहे हैं t1 = आ जाएगा बेटा t/√2। क्या होगा t1? t/√2। तो t2 क्या होगा सर? t - t1, t1 है t/√2। तो साफ साफ देखो यहाँ पे t2 आ जाएगा t - t/√2। और आप जानते हैं यहाँ से t/√2 कॉमन निकालूंगा मैं। क्या कॉमन निकालूंगा? t/√2। तो ये बचेगा √2। अरे भाई t/√2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा √2, यहाँ पे बचेगा आपका 1। तो t1:t2 का रेशियो क्या होगा? t1:t2, ये रहा t1, ये रहा t2। t/√2 से t/√2 कैंसिल होगा, ये ऊपर बचा 1, नीचे बचा √2 - 1। तो क्या मैं यही चीज़ कह रहा था आपसे? यही सेम पैटर्न के बारे में मैं पहले ही आपसे बात कर रहा था। अगर मैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूँ, क्या करता हूँ? ड्रॉप करता हूँ, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करने में टाइम एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस कवर करने में टाइम का रेशियो होगा 1:√2 - 1। अच्छा सर, ये बात अगर ऐसा है तो फिर तो वैसा भी होगा। कैसा? देखो बताता हूँ। मान लो h हाइट है, ड्रॉप किया ऑब्जेक्ट को, अब छोटे छोटे इक्वल हाइट इंटरवल कट कर रहा हूँ मैं। h/4, फर्स्ट 1/4 डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड 1/4 डिस्प्लेसमेंट, थर्ड 1/4 डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट 1/4 डिस्प्लेसमेंट। अगर फर्स्ट 1/4 डिस्प्लेसमेंट टाइम t2 है, t1 है, फिर t2 है, फिर t3 है, फिर t4 है, तो t1 t2 t3 t4 का रेशियो क्या होगा t1:2। ये तुम्हें पता है क्या होगा, अब ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बार बार मैथमेटिकल जाने की जरूरत नहीं है। 1:2 √2 - 1 √3, एक डिजिट बढ़ाते जाओ बस, √2 √4 - √3 एंड सो ऑन। कई बार बेटा ये पूछ लेते हैं, तो ये हमें याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रहना चाहिए। अच्छा और देखो ये तो तुम्हें समझ आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे बात करूं कि एक आईटी में सवाल पूछा था, वहीं से समझाता हूं मैं आपको। आईटी में सवाल पूछा था, सवाल क्या था समझिएगा। ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, देन इट मूव्स सेकेंड हाफ डिस्टेंस, सेकेंड हाफ मतलब टोटल डिस्टेंस का 2 हाफ होगा, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड ऑफ द मोशन, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाता है अगर बच्चा कन्वेंशनल तरीके से जाता है तो। कन्वेंशनल तरीका मतलब सर, अब सब कुछ इंफॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो तो जाएगा, नहीं सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आंसर लिख लोगे। क्या? देखो ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, देन इट्स मूव सेकेंड हाफ डिस्टेंस। देखो ये क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो मान लो h हाइट से ड्रॉप किया, तो ये आपका h/2 फर्स्ट हाफ है, ये h/2 सेकेंड हाफ है। इसमें बोल रहा है कि 1 सेकेंड लगा। फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ मतलब टोटल जर्नी का आधा, दूसरा आधा, पहले आधा कंप्लीट कर चुका, दूसरा आधा, एंड इसको ट्रेवल लास्ट 1 सेकंड में किया है। लास्ट सेकंड मतलब लास्ट का 1 ही सेकंड हुआ ना, लास्ट के 1 सेकंड में किया है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t क्या होगा? अरे यार
ये तो हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूं तो फर्स्ट हाफ जर्नी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बाय √2 में कवर करता है और सेकेंड हाफ जर्नी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी माइनस टी बाई √2 में कवर करता है, या यू कह दूं टी बाई √2 कॉमन निकालते हो तो √2 - 1 सेकेंड में करता है। और वो कितना है 1 सेकेंड। अरे भाई तो ये t2 1 सेकेंड में था, टाइम फ्लाइट निकाल लूंगा ना, आंसर आ गया t = √2 ऊपर चला जाएगा बटा √2 - 1 आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर मैच नहीं करेगा। सर ये क्या बात हुई, आंसर मैच क्यों नहीं करेगा? आंसर इसलिए मैच नहीं करेगा क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं। सर ऐसा क्यों? तो रेशनलाइजेशन यहाँ पे किया है, √2 + 1 बटा √2 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जब √2 से √2 मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या होगा सोचना, √2 √2 प्लस √2 से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो √2 बटा a - b × a + b होता है a² - b², √2 का होल स्क्वायर 2 - 1 2 - 1 तो इज इक्वल टू क्या हुआ, तो इज इक्वल टू हुआ 2 + √2 सेकेंड। तुम्हें लग रहा है ये मैथमेटिकली आप सॉल्व करके बहुत आसानी से ले आते? नहीं बेटा, टाइम लगता, इसको सॉल्व करने में टाइम लगता। क्लियर है ये बात, समझ में आया थोड़ा सा? आगे एक बहुत छोटा सा सवाल देता हूँ, बहुत छोटा सा सवाल देता हूँ, सिंपल सवाल एकदम। मान लो एक ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप किया, क्या किया, ड्रॉप किया, हाइट गिवन है 80 मीटर, हाइट गिवन है 80 मीटर, देन फाइंड टाइम इन नेक्स्ट 40 मीटर, मतलब यहां से यहां तक 40 मीटर ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा। अब आपको ऑब्जेक्ट को ड्रॉप 40 मीटर से नहीं किया है, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप तो 80 मीटर की हाइट से किया है, लेकिन वो कह रहा है कि फर्स्ट हाफ हो जाएगा 40 मीटर, सेकेंड हाफ हो जाएगा 40 मीटर, इसमें टाइम कितना लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है √2h/g, वही निकाल सकते हैं आप। यहां से डायरेक्ट √2h/g में 40 मत रख देना, क्योंकि जब यहां से ऑब्जेक्ट आ रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही है, यहां पे कुछ v वेलोसिटी से पहुंचेगा, तो इस 40 मीटर को कवर करने में कम टाइम लगेगा रिलेटिवली ऊपर वाला 40 मीटर कवर करने में जो टाइम लिया होगा। ठीक है बेटा, तो ढंग से सुनिएगा, यहां पे टाइम होगा 2 × h की वैल्यू रखो 80 डिवाइडेड बाई g की वैल्यू रखो आप 10, ये कैंसिल होगा, 16 मतलब 4 सेकेंड। कितना टाइम ले रहा है, 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड कौन सा टाइम है, टोटल टाइम फ्लाइट। तो ये वाला 40 मीटर कवर करने में कितना टाइम लेगा, तो ये देखो, ये t2 हो गया, t2 होता है t - t/√2, तो यहाँ पर रख दो 4 - 4/√2, तो 4/√2 हो जाएगा 2√2, ये आएगा बेटा। अब तुम सोचो, ये अगर रेशियो अगर तुम्हें ये वाला याद है, ये वाला कंसेप्ट याद है, तो ये सारे सवाल सॉल्व करना कितना आसान होगा, बिना कैलकुलेशन के आप आंसर लिख पा रहे हो। लेकिन अगर आपको ये सॉल्व करने के लिए बोल दिया जाए तो फिर से वो रूट में खेलते रहोगे। देखो आंसर क्या है, 4 - 2√2, इतनी आसानी से आ जाएगा क्या। ये देख आंसर क्या है, 2 + √2। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा कंपैरेटिवली जो मैं यहां कर रहा हूं उसके कंपेयर में, बस। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करिए, स्क्रीन पॉज करके बेटा पूरा लिखिए। चलिए सर, अपन ने टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में तो पूरी चर्चा कर ली, उसके बाद टाइम के रेशियोज के बारे में भी चर्चा कर लिया, ठीक है ना। वो रेशियो आपको याद रहना चाहिए। अब मैं ये डिस्कस करता हूँ कि ऑब्जेक्ट को जब आप ड्रॉप करते हैं, याद करिए, ऑब्जेक्ट को जब आप ड्रॉप करते थे, ड्रॉप किया, यू इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया, 0 दिया, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जब ऑब्जेक्ट चलता है तो इक्वल टाइम इंटरवल गैप में फर्स्ट टी में, सेकेंड टी में, थर्ड टी में जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होता है ऑड नंबर के रेशियो के जैसा होता है, वो यहाँ पे फिर से प्रूव करेंगे और इसको एक बार समझते हैं फिर से। ठीक है बेटा, उसको एक बार और समझते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया और यू को क्या कर दिया अपन ने, ड्रॉप कर दिया। अब यू को ड्रॉप किया, एक्सीलरेशन g = कांस्टेंट होगा। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट t = 1 पे यहाँ है, यहाँ पे आया, ये डिस्टेंस चला 1 सेकेंड में। फिर ऑब्जेक्ट t = 2 पे यहाँ है, ये डिस्टेंस चला सेकेंड में, ये फर्स्ट सेकेंड खत्म हो गया, सेकेंड में। अब मान लीजिए t = 3 पे यहाँ है, ये डिस्टेंस चला थर्ड सेकेंड में। तो ये डिस्टेंस असल में कितना चलेगा, तो देखो सबसे पहले देखो 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना चलता है, कंप्लीट 1 सेकेंड की बात कर रहा हूं। यू बोलो 0, हाफ g की वैल्यू 10, मतलब ये कट के देखो g/2 तो बार बार आएगा, इंटू t² यहाँ पे 1 रखोगे तो बताओ क्या होगा, 5 मीटर।
अच्छा अगर मैं बोलूँ कि 2 सेकेंड में टोटल कितना चलेगा, मैं सेकेंड में सिर्फ नहीं निकाल रहा हूँ, मैं ये और ये पूरा निकाल रहा हूँ। तो 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट चलेगा, देखो ये तो तेरा 5 आएगा, देखो g/2 इंटू 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, तो बताओ क्या होगा 20 मीटर। अच्छा 3 सेकेंड में 45 मीटर, कैलकुलेट कर लो तो। 4 सेकेंड में 80 मीटर, 5th सेकेंड में 125 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, displacement in 2 seconds. I'm not talking about second, third second. I'm talking about displacement in 3 seconds. का जो रेशियो होगा वो होगा x/4x 1:4:9:16, और पहले एक में कितना चल रहा है 5, तो ये अगर 5 है तो ये 20 होगा, तो ये 45 होगा, ये 80 होगा, ये 125 होगा। नेक्स्ट क्या होगा सिमिलरली, तो 125 के बाद 180 होगा, याद करिए 320 होगा, सॉरी 245 होगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट डिजिट नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर करके नेचुरल नंबर के स्क्वायर के साथ 5 को मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा। 245 होगा, 405 होगा और 500 मीटर होगा। कर लो तो बताओ, 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। पहले 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट 5 मीटर चलता है, फिर 2 सेकंड में 20 मीटर चलता है। मैं याद करने के लिए नहीं कह रहा आपसे, वो तो आप तुरंत निकाल लोगे। बताओ 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलेगा, तो क्या करोगे, हाफ g की वैल्यू 10/2 5 इंटू 10 का होल स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई 500। देख क्या जाएगा 500। क्लियर ये बात, समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? तो ये रेशियो एग्जैक्टली उसी रेशियो को फॉलो करा। देखो 1 4 9 16 25 36 एंड ऑल। 36 मल्टीप्लाई 6 180 होता है, देखो 6 सेकंड में 180 मीटर। 49 मल्टीप्लाई 10, तो 49 मल्टीप्लाई 10 245, समझ रहा है? 81 मल्टीप्लाई तो 322, 81 मल्टीप्लाई 5 320, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट चलेगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट अपन ने निकाला है, असल में कब निकाला है, पहले 1 सेकंड का, फिर टोटल 2 सेकेंड का, फिर टोटल 3 सेकेंड का, ये निकाला अपन ने। ये है आपका 5 और ये आपका 20, ये आपका 45। तो बताओ सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना चला, तो ये 5 चल चुका था, इसमें 20 चला, तो ये 15 मीटर आएगा। कितना आएगा साहब 15 मीटर। तो पहले 1 सेकेंड में कितना चला 15 मीटर, नेक्स्ट 15 मीटर। अच्छा यहाँ से 45 और ये 20 सब्ट्रैक्ट करो तो बताओ क्या आएगा 25। अच्छा नेक्स्ट इसी तरीके से देखोगे तो t इज इक्वल टू 4 पे ये 35 मीटर चलेगा, और ये जो चलेगा वो होगा आपका 80 मीटर। ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 5, 2 सेकेंड में 20, 3 सेकेंड में 45, 4 सेकेंड में 80, 5 सेकेंड में 125, 6 सेकेंड में 180 मीटर, 7 सेकेंड में 245 मीटर, 8 सेकेंड में 320 मीटर, 9 सेकेंड में 405 मीटर एंड 10 सेकेंड में 500 मीटर। तो ये थोड़ा याद रहे तो कोई खास बात नहीं है। अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, 5th सेकेंड का रेशियो पूछेगा तो क्या होगा, वो होगा आपका 5:15:25:35:35:45:50 65:65:, मतलब ये आपको नहीं लग रहा 5 उठा लिया और बीच वाले 5 के, मतलब जैसे 15 के मल्टीप्लायर में जो टर्म बनता है बीच वाला टर्म सारा उठा लिया 5 वाला। जैसे देखो 0 से 10 में बीच में 5, 11 से 20 में 15, 21 से 30 में 25, और 31 से 40 में 35, 41 से 50 में 45, 51 से 60 में 55, वो वाला उठा लिया सीधा। मतलब पहले सेकेंड में कितना 5, दूसरे में 15, थर्ड में 25, फोर्थ में 35। मतलब जो सीरीज है ना फोर्थ वाला सीरीज, जैसे तुम्हें बोला ना 4 सेकेंड है तो 4 वाली सीरीज का बीच वाला उठा लो। इससे क्या फायदा होगा देखना, मैं जो कह रहा हूं उसका समझना। अब मेरे से पूछो 13 सेकेंड में कितना चलेगा, 125 निकाल के देख लो। 13th सेकेंड में ये डिस्प्लेसमेंट कब का है 13th सेकेंड का। बताओ 27th सेकेंड में कितना चलेगा, 28th सेकेंड में कितना चलेगा, 275 मीटर निकाल ले। गजब, बिल्कुल। कैसे मैं कुछ नहीं कर रहा बेटा, मैं बस काउंटिंग का जहां पे कंप्लीट हो रहा है उससे पहले 5th वाला डिजिट उठा लो। देख जैसे तुम कह रहे हो 20th सेकेंड, तो मैं बोल रहा हूं 280 तो 275 मीटर आंसर।
समझ में आया? जैसे मैं बताता हूँ, फिफ्थ मतलब 50 के पहले वाला 45, फिफ्थ सेकंड में जहाँ पे खत्म हो रहा है ना, फिफ्थ मतलब 50 के पहले वाला 45। तो देख फिफ्थ सेकंड में देख, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें सेकंड में। 8 सेकंड में कितना चला? 8 सेकंड में 75 देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 में 75। 11 सेकंड में कितना चलेगा? 105। 11 सेकंड में बता भाई, 11 सेकंड में 105 मीटर। तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? ये ऑड नंबर का रेशियो, इसको गैलीलियो रेशियो भी कहते हैं। ये ऑड नंबर का रेशियो है। कहाँ से आया? ऑड नंबर का रेशियो आया है। 135 ही है असल में। ये 1 3 5 7 9 11 वही है ये। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पहले एक सेकंड में 1 नहीं चला, 5 चला, तो 5 15 25 35 95 45 एंड 55 इस तरीके से बढ़ता रहेगा। क्या आपको ये समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। कम से कम बेसिक कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए कि हो क्या रहा है, असल में हो क्या रहा है वो पता होना चाहिए। जैसे देखो यहां पे एक सवाल पूछते हैं, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड। ऑब्वियस सी बात है कि अपन कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं? डॉट वाला। देन displacement in first 3 seconds is equal to the last second of the journey. Then find height from object is dropped. फाइंड हाइट फ्रॉम वेयर ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड। वो हाइट बताओ जहां से मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया हुआ। सुनना आप क्या कह रहा है। ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप देन डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकंड। जब ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉप करता हूं तो फर्स्ट 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? तो वो 1 सेकंड में चलता है ऑब्जेक्ट 5, 2 सेकंड में चलता है 2 सेकंड में चलता है 20 और 3 सेकंड में चलता है 45। नहीं तो निकालो आप GT स्क्वायर कितना चला ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट 3 सेकंड में, ये फर्स्ट सेकंड नहीं है, फर्स्ट 3 सेकंड में पहला 3 सेकंड भाई, दूसरा 3 सेकंड भी तो हो सकता है 3 से 6 के बीच में, तीसरा 3 सेकंड भी होता है 3 से 9 के बीच में। फर्स्ट 3 सेकंड मतलब 0 से 3 सेकंड के बीच में कितना चलता है? 45 मीटर। और ये कह रहे उतना ही चला है भाई, उतना ही चला है फिर से। कब? एक ही सेकंड में। पहले वेलोसिटी 0 थी तो ये 45 मीटर चलने में उसको 3 सेकंड लगा, लेकिन जब वो जर्नी कंप्लीट कर रहा था तो लास्ट के सिर्फ 1 सेकंड में 45 मीटर चल गया। और 45 मीटर कब चलता है याद करके बताओ? 45 मीटर कब चलता है? 1 सेकंड में 45 मीटर कब चलता है? 5th सेकंड में। देखिए यहाँ पे पहले सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में 15, 3 सेकंड में 25, 4 सेकंड में 45, फिफ्थ सेकंड में 45। तो कौन सा सेकंड होगा ये? 5th। ये निकाल लो। 1 सेकंड में, किसी भी एक में सेकंड में अगर 45 चल रहा है तो एस एनएथ का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। यहाँ पे एस एनएथ इज इक्वल टू, तुम जानते हो, u प्लस a/2 इंटू 2n-1, ये फॉर्मूला जानते हो, ये भी लगा सकते हो। लेकिन अगर बुद्धि है तो डायरेक्ट समझ सकते हो। बताओ 1 सेकंड में 45 मीटर चल जाए तो कौन सा सेकंड होगा वो? ऑब्वियसली उसको कंप्लीट कर देना 50 मतलब 5 सेकंड। देख बताता हूं, रख ले यहाँ 45, u बोल 0 है, ये g/2 हो जाएगा तेरा 5 इंटू 2n-1। अब ढंग से देखना, क्या कैंसिल होगा तो 9 होगा और -1 इधर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 इज इक्वल टू 2n, मतलब n इज इक्वल टू 5 सेकेंड। मतलब टोटल जर्नी कितने देर का हुआ है? 5 सेकेंड का हुआ है। और 5 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट कितना ट्रेवल कर लो, यहां से यहां तक कितना चला होगा? u0 और ये 5वां सेकेंड था, मतलब ये लास्ट सेकेंड था, तो टोटल जर्नी कितने देर के लिए हुआ है? 5 सेकंड के लिए हुआ है। 5 सेकंड ऑब्जेक्ट कितना चलता है? 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 45 मीटर, 4 सेकंड में 80 मीटर, 5 सेकंड में 125 मीटर। निकाल ले। h बराबर हाफ g की वैल्यू 10 इंटू 5 का होल स्क्वायर, बता क्या होगा? 125 मीटर आंसर। हो सकता है कि ऑप्शन में आंसर गिवन हो 123.5 मीटर। अरे तो वही है ना यार, वो 123 थोड़ा कम इसलिए आ रहा है क्योंकि g की वैल्यू उसने 9.8 लिया होगा। g की वैल्यू क्या लिया होगा? 9.8 लिया होगा। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके लिखिए प्लीज। स्क्रीन पॉज करके लिख लिया क्या? चलो अब देखो, ये जो केस है ड्रॉप करने वाला, उसमें आप टाइम का रेशियो देख लिया, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल के लिए टाइम का रेशियो, इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना चल जाता है उसका रेशियो। सारे रेशियो आपने देख लिए हैं। अब अच्छे सवाल आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? अच्छे सवाल। अच्छे सवाल कैसे होते हैं इस पे देखिए। अच्छे सवाल कैसे होते हैं देखिए। सवाल आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h
ऑब्जेक्ट कहां से ड्रॉप हुआ? एच हाइट से. देन इट कंप्लीट्स 5h/9 हाइट, मतलब हाइट का 5/9 टाइम्स इन लास्ट सेकेंड. देन फाइंड एच. बढ़िया सवाल है. फिर से वही लास्ट 1 सेकेंड वाला काम कर दिया इसने. क्या करेंगे सुनिएगा. एच हाइट से ड्रॉप किया, तो देखो ये एच हाइट है. मान लो इसमें टोटल टाइम टी लगा होगा. लास्ट के 1 सेकेंड में 5h/9 डिस्टेंस ट्रेवल किया है. हाइट का 5/9 टाइम्स ट्रेवल किया लास्ट 1 सेकेंड में. लास्ट सेकेंड ऑफ द जर्नी मतलब लास्ट के 1 सेकेंड में. अब लास्ट के 1 सेकेंड में या तो एस एन एच का फॉर्मूला लगाओ. किसका फॉर्मूला लगाओगे? एस एन एच का फॉर्मूला लगाओ. या एक तरीका और है कि आप जर्नी को यहां से यहां तक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो फॉर द कंप्लीट जर्नी. क्या लिखोगे? एच इज इक्वल टू, क्योंकि ड्रॉप किया है तो यू जीरो होगा, एच इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इंटू टी स्क्वायर. राइट, ठीक है सर. और लास्ट के 1 सेकेंड में चला है 5h/9, तो ये छोड़ दो और बचा हुआ टाइम कितना हुआ? t-1 हुआ. अरे भाई टोटल जर्नी t का है और लास्ट का 1 सेकेंड आपने छोड़ दिया, तो ये टाइम कितने का हुआ? t. ये टाइम बचा हुआ टाइम कितना हुआ? t-1. और ये टोटल एज था 5h/9 चल रहा था लास्ट 1 सेकेंड में, तो t-1 सेकेंड में कितना चला होगा? h - 5h/9 मतलब 4h/9. तो यहां से यहां तक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो. तो बोलो 4h/9 इज इक्वल टू हाफ जी t-1 का होल स्क्वायर. ये सवाल को आसान कैसे बनाया? तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसका यूज ही नहीं किया, डायरेक्ट यूज नहीं किया, इनडायरेक्ट तो किया ही है. अपन यहां से यहां तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं ना, तो यू लेना पड़ता है एक, या एस एन एफ में थोड़ा लेंदी होता है. ये बड़ा आसान हो गया. डिवाइड करते ही एच से एच कैंसिल होगा, g/2 से g/2 कैंसिल होगा. देखो बेटा 9 ऊपर, तो ये बनेगा आपका 9/4 इज इक्वल टू, ऊपर क्या है? टी स्क्वायर, नीचे क्या है? t-1 का होल स्क्वायर. स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो ये बचेगा 3/2 इज इक्वल टू t/t-1. ये इधर चला जाएगा, तो 3t-3 इज इक्वल टू 2t. 2t को इधर ले आओ, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड. मतलब टोटल टाइम फ्लाइट कितने सेकेंड का है? 3 सेकेंड का है. तो टोटल हाइट कितना चला होगा? 45 मीटर. तो इस तरीके के बेटा सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है. बहुत आसान सवाल है बेटा ये सब, ठीक है ना. ऐसे देखो, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, इट्स वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड at half of the distance, at half of the maximum height, at half of the maximum height. Then find maximum height. सवाल बहुत इजी है. आपसे ये नहीं पूछा कि एच हाइट से ड्रॉप किया ग्राउंड, ये नहीं बताया कि एच हाइट से ड्रॉप किया ग्राउंड पे वेलोसिटी कितनी. इसने क्या किया? समझदारी दिखा रहा है. ये बोल रहा है यहाँ से ड्रॉप किया, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, इट्स वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो गई है. ये कब हुई है? हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे. तो टोटल अगर मैक्सिमम हाइट है इसका h, तो h/2 पे हुआ है. तो क्या खास बात है यार? तो v इज इक्वल टू लिखूंगा √2g h/2. यहाँ पे पूछा है, ये टोटल h है, तो ये h/2 होगा. तो डिस्प्लेसमेंट h/2 के बाद वेलोसिटी 20 दिया है, 20 रख दो. इसका होल स्क्वायर होगा तो 400 इज इक्वल टू 20 h/2. तो ये कैंसिल होगा, देखो ना g × 2, या फिर ले 2 से 2 काट दे, 10 ही लिख ले डायरेक्ट. 10 ये इससे कैंसिल होगा, तो h बराबर क्या होगा? 40 मीटर. कितने हाइट से ड्रॉप किया होगा उसको? 40 मीटर के हाइट से ड्रॉप किया होगा. क्लियर ये बात? एक बात और मैं आपको समझाना चाहता हूँ. कई बार ऐसा होता है कि हाइट गिवन होता है 123.5 मीटर और यहाँ से ऑब्जेक्ट को अपन ने क्या कर दिया? ड्रॉप. आपसे पूछेगा कि बताइए इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? क्या पूछेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट. तो बाबू साहब ये 123.5 मीटर आप एग्जैक्ट नहीं लेंगे. ये असल में 123.5 मीटर g इज इक्वल टू 9.8 के हिसाब से लिया गया है. अब तुम सोचना, दो मैं यहाँ पे डिजिट लिख रहा हूँ. टाइम ऑफ फ्लाइट होता है √2h, 2 g की वैल्यू बोलो, सॉरी हाइट बोलो 123.5 बटा g बोलो 9.8. अब इससे सॉल्व करो सॉल्व. 0.5 0.8
क्या कैलकुलेशन बहुत आसान है क्या? नहीं, लेकिन तुम अप्रॉक्सीमेटली सोचो कि इससे जस्ट ज़्यादा वाला हाइट ले लेते हैं अपन 125, क्योंकि 9.8 को 0.2 अप्रॉक्सीमेट करके 10 लेते हो तो इसको 125 ले को जो इजीली कट जाए, 124 कटेगा नहीं। यहाँ पे देखना t इज इक्वल टू √2, h की वैल्यू बोलो 125 बटा g की वैल्यू 10। बताओ 2 मल्टीप्लाई 125 250 और 0 से 0 कैंसिल होगा, √25 मतलब 5 सेकेंड आंसर आ गया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये भी 5 सेकेंड ही है, ये कोई नया चीज़ नहीं आया, ये भी 5 सेकेंड है। कैलकुलेशन करके देख लो। तो एग्जामिनर आपको उलझाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन आपको उलझना नहीं है, आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना है। तो कभी भी किसी भी तरह के क्वेश्चन में अगर लिखा है कि जी को 9.8 लो, लेकिन तुम्हें 9.8 नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। आपको जी क्वेश्चन में लिखा है 9.8 लो, क्यों लोगे भाई? 10 लो ना, आसान होगा कैलकुलेट करना। अगर मान ले तुमने 10 लिया तो असल में जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 9. तुमने ज़्यादा लिया तो इनसे थोड़ा ज़्यादा होगा, बस सिंपल सी बात है। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखो, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। अच्छा, आगे देखिए बेटा, देखिए ये आप आईआईटी में कई बार सवाल पूछा जा चुका है, AIEEE में भी पूछा है। सवाल क्या समझिएगा, एक नल है, ग्राउंड से 9 मीटर की हाइट पे, कितने मीटर की हाइट पे बेटा? 9 मीटर की हाइट पे। वाटर ड्रॉपलेट इज फॉलिंग with a regular interval. Water drop is falling with regular interval. यहां से वाटर ड्रॉप रेगुलर इंटरवल में नीचे गिर रहा है, ऐसे रेगुलर इंटरवल में नीचे गिर रहा है। When फर्स्ट ड्रॉप जो सबसे पहले गिरा था इज एट ग्राउंड, कभी ना कभी तो ग्राउंड पे पहुंचना है उसको, इज एट ग्राउंड, देन फोर्थ ड्रॉप इज अबाउट टू फॉल, देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन second drop and third drop। अब ये सवाल बच्चा पढ़ने में उलझ जाता है, इसके सॉल्यूशन तक वो पहुंच ही नहीं पाता। और सवाल असल में 2 तरीके से सॉल्व होता है, एक मजदूरी वाला मेथड और दूसरा बुद्धि वाला मेथड। तो बेटा ये इस तरह में मजदूरी करोगे तो शर्म आनी चाहिए, और किताबों में देखोगे तो बहुत बढ़िया से सॉल्व करते हैं साहब, एकदम लिख लिख के कैलकुलेशन कर करके, कुछ नहीं करना। देख एकदम ज़बरदस्त तरीके से समझाता हूँ, बिना कुछ लिखे आंसर निकाल दूंगा, सवाल समझ ले बस। वाटर ड्रॉप इज फॉलिंग विथ रेगुलर इंटरवल, व्हेन फर्स्ट ड्रॉप is at ground, then fourth one is about to fall, means this is third one, this is second one, and water droplet is falling with a regular interval। मान लो यहाँ पे मैं रफ करता हूँ, फर्स्ट ड्रॉप यहाँ से चला, वहाँ पर टाइम है मान लो 0, तो इसके गिरने के t टाइम बाद दूसरा गिरेगा, तो फर्स्ट यहाँ होगा। जब फर्स्ट यहाँ होगा, सेकंड यहाँ होगा, तो थर्ड कितने टाइम बाद गिरेगा? तो इसके टी टाइम बाद गिरा था ये, तो इसके टी टाइम बाद मतलब स्टार्टिंग से 2t टाइम। रेगुलर इंटरवल का मतलब ये है ना कि हर ड्रॉप के बीच में टाइम गैप है t का। अगर यहाँ से t इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से इसके टी टाइम बाद ये गिरा है, इसके टी टाइम बाद ये गिरा, इसके टी टाइम बाद ये गिरा है, ठीक है ना। अब मैं देखो उल्टा कहता हूं, मान लो अभी टाइम 0 हो रहा है, जैसे ही फोर्थ वन चलने वाला है तो अभी टाइम 0 हो रहा है, तो इससे कितने देर पहले ये चला है? टी टाइम पहले। इससे कितने देर पहले? 2t टाइम पहले, ये 3t पहले। मतलब ये हुआ, ये टोटल जर्नी अभी टी टाइम का किया है, तो ये टोटल जर्नी 2t का किया है, ये टोटल जर्नी 3t का किया है। यस सर, मतलब ये टी टाइम चला है, तो ये नेक्स्ट टी टाइम चल चुका है अपना। अरे भाई ये 2t का किया है, तो यहां से यहां तक इसका नेक्स्ट t होगा, या ऐसे छोड़, ये t तक चला है, x चलेगा, तो 2t में 4x चलेगा,
3t में 9x चलेगा। ले बता क्या करना है, मैंने पहले ही समझाया था। फर्स्ट टी में अगर ऑब्जेक्ट x चलता है तो 2t में 4x चलेगा और 3t में 9x चलेगा। मतलब यहां से यहां तक अगर तुम मानते हो x है तो यहां से यहां तक 4x होगा, ये 9x होगा। ले भाई, मतलब 9x इज इक्वल टू 9 मीटर। ऐसे नहीं दिया तो 9 से 9 कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू 1 मीटर। मतलब ये 4x ये x तो ये 3x, आंसर 3 मीटर। ले भाई, आंसर आ गया, आंसर 3 मीटर आ चुका है। अगर तुम इसी तरीके से समझ लोगे ना, कंप्लीट मोशन अंडर ग्रेविटी, मैं 2 सवाल की बात नहीं कर रहा, मैं 4 सवाल की बात नहीं कर रहा, 60-70% आईटी के सवाल, 60-70% नीट के सवाल आपको बिना कैलकुलेशन के निकाल के दे दूंगा। मैं बिना कैलकुलेशन के निकाल के दे दूंगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी का पहला केस इज नथिंग बट अ मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है साहब। तुम्हें नहीं आया क्या समझ में क्या कह रहा हूं? आया समझ। दूसरी बात देखो यहां पे इसमें बहुत सारी चीजें पूछ सकता है वो। जैसे आपसे पूछ सकता है कि बताओ सेकेंड ड्रॉप ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, तो ये 9x यहां से यहां तक 9x है 4x, तो ये क्या होगा 5x, तो सेकेंड ड्रॉप यहां से 5 मीटर हाइट पे होगा। थर्ड ड्रॉप कितनी हाइट पे है, तो ये टोटल 9x है, ये x है, तो यहां से यहां तक 8 मीटर हाइट पे है। ऐसा सवाल एक और पूछा था, ये आपसे पूछा था नीट में, नीट 14 में पूछा था। नीट 14 में सवाल क्या पूछा था, अच्छे सवाल पूछा था उस समय भी। उसने पूछा था कि यहां से वाटर ड्रॉप गिर रहा है रेगुलर इंटरवल पे, और ये हाइट 5 मीटर बता दिया उन्होंने। हाइट कितना बताया बेटा, 5 मीटर। और ये बता दिया व्हेन थर्ड ड्रॉप इज अबाउट टू फॉल देन फर्स्ट ड्रॉप इज एट ग्राउंड विथ ए रेगुलर इंटरवल। वाटर ड्रॉपलेट इज फॉलिंग विथ रेगुलर इंटरवल। फिक्स टाइम गैप में वाटर ड्रॉप नीचे गिर रहा है। तो थर्ड ड्रॉप जब अबाउट टू फॉल है तो फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे है, तो ये जो सेकंड ड्रॉप का हाइट बताओ ग्राउंड से क्या होगा। वाह यार, अब बनाने को तो बहुत बढ़िया सवाल बना है, कैलकुलेशन भी किताबों में बढ़िया से किया होता है, लेकिन मैं आपको बिना कैलकुलेशन का जवाब बताता हूँ। मान लो जब थर्ड ड्रॉप गिर रहा था वहाँ पे टाइम 0 मानता हूँ, तो इससे कितने देर पहले ये सेकेंड ड्रॉप चल चुका था। अगर टाइम गैप t है तो t टाइम पहले चला था, तो ये कितना टाइम पहले चला था 2t, क्योंकि इसका भी टाइम गैप t होगा। तो कोई ऑब्जेक्ट 0 से t टाइम में कुछ x चलता है तो 2t टाइम में 4x चलेगा साहब। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 4x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 1.25 मीटर। अब सुन मैडम से आपसे पूछा था सेकेंड ड्रॉप का हाइट ग्राउंड से, बेटा यहाँ से यहाँ तक 4x है और ये x है, तो ये क्या होगा 3x होगा। 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई 1.25 मतलब 3.75 मीटर इज करेक्ट आंसर। समझ आया क्या? बिल्कुल। तो यहां तक स्क्रीन पॉज करके पहले लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड केस स्टार्ट करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी का दूसरा केस। बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड। बॉल को कहां से प्रोजेक्ट करेंगे? ग्राउंड से प्रोजेक्ट करेंगे। क्लियर है ये बात?